डेट है आज 18 फरवरी साल 2023। सबको नमस्कार, हर हर महादेव, हैप्पी शिवरात्रि। जैसा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज में हम हैं, तो पहली जो आई थी वो बिहार दरोगा के रिगार्डिंग थी। जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका लेखा जोखा था, और भी सीरीज आएगी उसमें बिहार दरोगा वाले पे, लगभग 2-3 तो और। वैसे ही एक और एग्जामिनेशन आना है जिसका नाम है बिहार सिविल कोर्ट। तो उसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार में सबको इस बोर्ड पे ला पाना मुश्किल है, लेकिन इसमें भी 3-4 सीरीज लेकर हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। और इसी कड़ी में जो पहली शुरुआत है आज से, सीरीज के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में बहुत जल्द आपको विटामिन वाली चैप्टर, ग्लैंड्स की चैप्टर, सर्कुलेटरी सिस्टम और भी जो चीज़ें हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ फंस गए। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अच्छा, एक बात, बिहार दरोगा में हिंदी और इंग्लिश आपको नहीं पूछा जाता प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, लेकिन सिविल कोर्ट में इंग्लिश भी आना है, हिंदी भी आना है, रीजनिंग भी आना है, मैथ्स भी आना है, जीके जीएस तो खैर फादर ऑफ ऑल, और उसके अलावा मिसलेनियस तो रहता ही रहता है। तो आपको अभी क्वेश्चन में दिख ही जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इंग्लिश और हिंदी का भी महत्व है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बार आप बस सरसरी निगाहों से देख लें। हैंडराइटिंग के लिए पुनः आपसे माफी चाहेंगे। खैर आइए, पहला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ये जो भी क्लासरूम वाले छात्र हैं बिना मेरे कुछ कहे इसका आंसर दे सकते हैं। अच्छे से सारी चीज वहां पे बताई जा चुकी है। फिर भी चूंकि यहाँ डिस्कस करना है तो ये मेरा फर्ज है कि आपको हर उन पहलुओं से लेते चले जो इससे जरूरी है। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, इसका आंसर होगा, अगर एक लाइन में बात करें तो लैंड स्टीनर साहब। अच्छा, जो हमारा ब्लड ग्रुप है इसी को हम क्या बोलते हैं? एबीओ सिस्टम। क्या बोलते हैं? एबीओ सिस्टम। अच्छा, इसमें कभी ये पूछ रहे कि आर एच फैक्टर क्या होता है? किसी ब्लड ग्रुप के साथ उसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो लगा रहता है, जैसे ओ प्लस ओ माइनस, ये जो प्लस माइनस हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ आर एच फैक्टर। तो ये जो आर एच फैक्टर है उसका उसका खोज किसने किया था? ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ब्लड ग्रुप का तो खोज लैंड स्टीनर ने किया था, लेकिन लेकिन आर एच फैक्टर की जो ही बात आएगी लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा। ठीक है, लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा आर एच फैक्टर का खोज किया गया था। चलिए आगे आते हैं, और जो करते चलते हैं उसको हटाते चलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कुछ और चीजें बताए जाने की जरूरत है, इसीलिए इसको हटा देंगे। एक क्वेश्चन है हिंदी, देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? अगर स्कूल टाइम की हम बात करें तो बड़ा आसान हो जाता था चीजें। आकाश है, नवगगन नंबर, यही सब चीजें हमें ध्यान रहती थी। लेकिन थोड़ा नौकरी का सवाल है तो थोड़ा सा उठा दिया गया है चीजों को। इसमें दिया है विप्र व्योम दृक हाय, तो इसका जो आंसर होगा व्योम होगा। आकाश का एक पर्यायवाची शब्द क्या होगा? व्योम होगा। इस बात को आप ध्यान रखें। पर्यायवाची को अंग्रेजी में बोलते हैं सिनोनिम। ठीक, और उल्टा अगर वर्ड होता तो क्या हो जाता? एंटोनिम। आइए, पर्यायवाची, पाप पुण्य देवासुर में कौन सा समास है? पाप पुण्य देवासुर में कौन सा समास है? देखो, इस तरह के वर्ड में पाप पुण्य देवासुर, ध्यान से सुनो, इस तरह के वर्ड में जहां भी लगे कि समास विग्रह हो रहा है और उसमें और शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे भाई बहन में क्या हो रहा है? भाई और बहन। माता पिता में क्या हो रहा है? माता और पिता। ठीक है, जो ही और शब्द का इस्तेमाल हो, ध्यान से, जैसे पाप और पुण्य, देवासुर मतलब देव और असुर, देख रहे, और शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो दोनों पद प्रधान, लेकिन लेकिन जो ही इसमें समास विग्रह होगा तो और का इस्तेमाल होगा तो ये निकल के आएगा आपका द्वंद्व, है ना? द्वंद्व, ध्यान रखेंगे इस बात को। और कहते हैं ना कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, अगर तू भी है राणा का वंशज तो फेंक जहाँ तक भाला जाए। खैर, उस द्वंद्व से इस द्वंद्व का कोई लेना देना नहीं है, वैसे ध्यान में रहा आपको बता दिया। इसको हटाते चले। आकाश का पर्यायवाची ध्यान रखिएगा व्योम। अच्छा, अब है दशानन में कौन सा समास है? पहला बात, दशानन, पहले तो बहुत से लोग इसको कुछ और समझ लेते हैं, पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो दशानन है, ये जो है 10, ये तो आपका यही बता रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो आनंद छिपा है, आनंद,
इसका अर्थ होता है भुजा से, भुजाओं से, ऐसा व्यक्ति जिसके 10 भुजा, और लोग इसको जोड़ देते हैं सर से, तो कोई पेट से, कोई इधर उधर से, नहीं, ये अलग चीज है। 10 आनंद मतलब भुजाओं की बात हो रही है, और ये इसमें भी दोनों पद प्रधान है, लेकिन इससे तीसरे किसी का बोध हो रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये किसका बोध हो रहा है, तो रावण का बोध हो रहा है। जैसे एक शब्द है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, जैसे नीलकंठ, तो इस तरह के जो ही शब्द आएंगे जिसमें तीसरे का बोध हो रहा होगा, उसमें कोई और नहीं बहुब्रीहि समास लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुब्रीहि समास का इस्तेमाल होगा। ठीक है, भालो आ गया। सी इज ब्यूटीफुल डॉट 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 ब्रेव। अब सुनना मेरी बात को, येट का मतलब अब तक, बट नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, सो इसलिए, एंड जोड़ का भाव। तो सी इज ब्यूटीफुल और ब्रेव। सी इज ब्यूटीफुल, सुंदर तो है, साथ में क्या है, बहादुर भी है, इस बात को ध्यान रखना। और वैसे कहते हैं ब्यूटी विथ ब्रेन जो है ना, कट जाता है बहुत लोगों का, विशेष विस्तार में नहीं जाएंगे। तो सी इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव, ये एक सकारात्मक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट और कंटिन्यूस स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे जोड़ का भाव आएगा, यानी एंड का आएगा। क्लियर है? यही अगर नेगेटिव होता तो बट लग सकता था। ठीक है, आगे आइए। ब्यूटी विथ ब्रेन बहुत खतरनाक चीज है रे बाबू। क्वेश्चन है, सारे वही हैं, सिविल कोर्ट वाले क्वेश्चन। कपड़ों पर लगे जंग के निशान किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, याद रखिएगा। कपड़ों पर लगे जंग के निशान किसके द्वारा हटाए जाते हैं? ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ये क्या करता है, उसके साथ जाके रिएक्ट करता है और चीजों को हटा देता है जो भी दाग होते हैं। कौन सा एकमात्र देश है जिसके डाक टिकट पर इसका नाम नहीं होता है? यूएसए, यूके, जापान और पाकिस्तान। आंसर होगा सर यूके। यूके माने यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहली बार जो डाक टिकट जारी की गई थी 1840 में, 1840 में जारी की गई थी। ठीक है, और उस टिकट पे क्या था? एलिजाबेथ जी का फाटू। ठीक है, जो जारी की गई थी किसका फोटो था? एलिजाबेथ जी का फोटो था। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भारत के संदर्भ में बता दो, सुनना। यूं तो 1852 में, लेकिन लेकिन इस तरह की पोस्टर वाली, यानी एलिजाबेथ की फोटो वाली पोस्टर वाली अगर बात करें तो 1854 में। और ये किसका समय है? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पोस्टल सिस्टम, फादर ऑफ द पोस्टल सिस्टम, मॉडर्न पोस्टल सिस्टम। ठीक है, 1854 भारत की बात। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा ऐसा एक देश है जिसके डाक टिकट पर इसका नाम नहीं होता? तो आंसर क्या होगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम। आगे चलिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? सुनो, वल्लभ भाई पटेल जी गए बरदौली। बरदौली कहाँ है जी? गुजरात में। वहां पे क्या किया ऐसा कि इनको सरदार की उपाधि दी गई? किसानों का आंदोलन था, उसमें इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। हर प्रकार से जो भी उच्च कोटि का संतुलन हो सकता है वो बनाया, और आगे बढ़ चढ़ के हर चीज को मैनेज किया, अरेंज किया, और वो सफल रहा। और सफलता के कारण ही एक्चुअली में हुआ क्या था कि वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने इनको ये सरदार नाम से पुकारा था, और इसी कारण से महात्मा गांधी ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? सरदार कहा था। क्या कहा था? सरदार कहा था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, पुकारा किसने था? महिलाओं ने वहां को पुकारा था, लेकिन ये उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महिलाओं के द्वारा ही ये नाम पुकारा गया था, लेकिन उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। आ गया ये। अच्छा हाँ, वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक दो बात और जान लीजिए। इनको भारत का बीसमार्क भी कहा जाता है। बीसमार्क ही नहीं कहा जाता, इसके अलावा इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का लौह पुरुष।
अच्छा, काहे कहा गया होगा लौह पुरुष? अधिकतर रियासतों को एक करने का बेरा इन्होंने उठाया था, और उसमें क्या इनका स्ट्राइक रेट है 16, बताया नहीं जा सकता आपको। मैं ये चीजें मॉडर्न हिस्ट्री में तरीके से बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या किया था, कितने तिरकम भी रहे थे, साम दाम दंड भेद सब लगाया था, बहुत अच्छा काम किया था, और इन्हीं के कारण इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखें। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पता ही होगा सबको, ये चीजें क्लास में बताई जा चुकी हैं, कितनी ऊंची कहाँ पे। आ गया ये वल्लभ भाई पटेल हो गया। वह कौन सी एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकती है? आंसर होगा सीधा चमगादड़ यानी बैट। वो कौन सी ऐसी स्तनपायी है जो उड़ सकती है? आंसर क्या होगा? बैट। आ गया ये योसेमाइट। योसेमाइट एक है नदी, चोटी, झरना, तो आंसर क्या होगा इसका? झरना। अच्छा, ये कहाँ है ये झरना? अमेरिका के, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में कहाँ है ये योसेमाइट? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ठीक है, झील योसेमाइट। आगे आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, थोड़ा सा ऊपर उठा के ले चलते हैं इसको। क्वेश्चन 3, 8, 27, 112, क्वेश्चन मार्क 3396। देखो, कभी भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, पहला काम क्या करना है? उसको डिकोड करना है। जो ही डिकोड किए हर चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? बिल्कुल इंक्रीजिंग है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कहीं 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 17 आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एक चीज हमें ये बेनिफिट मिल गया कि आगे बढ़ना है। जरा सा देखो, 3 दुनाई के 6 और प्लस अगर हम 2 कर देंगे, क्या 8 हमको मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। 3 दुनाई 6 और 2 8 आ गया। 8 में अगर हम 3 से गुना कर दें 24 और प्लस अगर 3 जोड़ दें, मतलब जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही अगर हम ऐड कर दें, आगे वाला नंबर हमको मिल जा रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो अगर ये चीज दोनों इस दोनों पे लागू हुआ है तो आगे वाला पे भी होगा। तो 27 में अब हम क्या करेंगे? 2 3 आया तो यहाँ पे कितने से हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई और 4 ऐड हो जाएगा। क्या हमको 12 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कॉपी कलम पे बातों कीजिए। तो अगर यही सीक्वेंस रहा तो 112 में कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा? जब यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो जाहिर सा बात है यहाँ 5 होगा, और जितना से होगा और उतना ही उसमें क्या ऐड हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जरा आप इसको करो, 10 5 15, और इसका आंसर आ जाएगा आपका 565। ठीक है, 565 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप भी कर सकते हैं पेन पेपर के इस्तेमाल से। तो बस आपको एक लिंक पकड़ना है कि हमें पहुंचना कैसे है, उसका तो सामने आपका आंसर है। चलिए आ गया। इसी तरह की क्वेश्चन आती है बिहार सिविल कोर्ट में। आगे आ जाइए। क्वेश्चन है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। अच्छा, ये पूछा जा रहा है साइंस में कि 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी किस कारण से हुई थी? तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ना जाने कितने एग्जामिनेशन में आया, वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सब में आया ये क्वेश्चन कि मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण ही वो गैस त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड केमिकल फैक्ट्री थी, और उसी में कार्बाइड फैक्ट्री थी, उसी में ये चीज हुआ था। और कहते हैं अप्रॉक्स जो सरकारी दस्तावेज है उसमें शायद कहते हैं कि 3,000 लोग मरे थे, ऐसा ऑन पेपर है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोर देन 10,000 लोग मारे गए थे, और दिक्कत लंबे समय तक हुई। जो भी बच्चे वहाँ पैदा वगैरह हुए उनको दिक्कत हुई, आंखों की दिक्कत हुई, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुआ, और भी तरह तरह की दिक्कतें हुई थी। बड़ा खराब चीज रहा। और सबसे दुखद बात तो ये है कि जो भी व्यक्ति इसमें था इन्वॉल्व, जो सबसे मेन कल्प्रिट था, उसको सजा नहीं मिल पाई। बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और यही कारण है कि दामनी में चिल्लाना पड़ रहा था किसको? सनी देओल साहब को। यही हालत है हमारे यहाँ की। बताइए कितना टाइम बीत चुका है उसका, लेकिन जो मेन था उसको सजा भी नहीं मिली, और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि इसकी मृत्यु भी हो चुकी है कुछ टाइम पहले। तो बहुत दुखद चीज। खैर, सभी भाई बंधुओं के लिए जो भी इनमें उनकी मृत्यु हुई, जिनको पता तक नहीं था, सबके लिए सहानुभूति।
3 दिसंबर डेट था शायद, 3 दिसंबर 1984 का की घटना है यह। यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड कंपनी थी, कीटनाशक। अब आ जाओ, ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्या घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा बच्चा जी गाय। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है तो गाय। अच्छा, क्यों अघन्या कहा गया? अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य, मतलब उसको मारना नहीं। किसी किसी सेंस में जो लक्ष्मी माता है गॉडेस लक्ष्मी, उनको भी अघन्या कहा गया, ठीक है, लेकिन ना मारे जाने योग्य गाय। अच्छा, एक बात आपको हम बताएं, अभी क्या है, क्रेडिट कार्ड, बड़ी बड़ी लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां, फॉर्च्यूनर और भी पता नहीं क्या क्या उस तरह की कार है, बड़े आपको इतने किले जमीन है, इतना बीघा है, ऐसे वैसे, तो ये मापदंड है आजकल के कि भाई वो अमीर आदमी है, वो गरीब आदमी है। लेकिन पहले के टाइम पे, ऋग्वैदिक टाइम पे क्या था कि जिसके पास जितना अधिक गाय, उसको माना जाता था वो उतना रिच व्यक्ति है, उतना अमीर आदमी है। ये उस समय की बात है, ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा लड़ाई भी होता था गाय को लेकर ही, ठीक है, गाय को लेकर ही लड़ाई होता था। आप बात को समझिए, वो सोसाइटी ऐसी थी, गाय को लेकर ही लड़ाई होता था, तो गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी उस समय में। तो ऋग्वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या घोषित किया गया था? तो नाम है उसका काऊ। आगे आइए, नीचे देखिए तो आपको दिखेगा कौन सा हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता। हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन ए। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए नहीं बनता। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमने तो देखा है। देखो भाई, आपने जो पढ़ा है ना उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। लीवर में स्टोर होता है, ठीक है, स्टोर होता है वहां पे स्टोर किया जाता है किसको? विटामिन ए को। बनता नहीं है वो शरीर में, इस बात को आप ध्यान रखें। प्रोटीन बिल्कुल बनता है, एंजाइम बनता है, हार्मोन बनता है। हार्मोन बनता है जिसके कारण से आपको क्या होता है, किसी भी चीज को लेकर अट्रैक्शन होता है, फियर आता है, इरिटेशन होता है, ये सब बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। एंजाइम क्या कर देता है? एंजाइम अभिक्रिया को तेज करता है, बिना उसमें क्या हुए इन्वॉल्व हुए। एंजाइम का ये काम होता है। अच्छा, प्रोटीन तो बस आप समझ ही रहे, बिना इसके पूरी ढांचा खत्म। आते हैं उसके लास्ट क्वेश्चन पे। शब्द पावर्स के अक्षरों को कितने, अच्छा इसका आंसर ये होगा बेटा, में ध्यान रखें। शब्द पावर्स, शब्द है इसका जो है उसका नाम है पावर्स लिखा है कि शब्द पावर्स के अक्षरों में कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। शब्द पावर्स को के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। आप इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कभी कभी थोड़ा सा चीटिंग भी कर लेना चाहिए, जिस झूठ से, जिस चीटिंग से। लेकिन चीटिंग मतलब क्या? दूसरे का देख के नहीं, समझ की चीटिंग से अपना घर बस जाए, वो चीटिंग और आप नहीं होता। तो बच्चों, कितने लेटर्स हैं, कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 लेटर, ठीक। आपको कुछ नहीं करना, ये एक ही चीज होता है, ध्यान रखना। फैक्टोरियल की बात हो रही है, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 6 के नीचे के जितने भी नंबर हैं सबका आपस में मल्टीप्लीकेशन, और जो ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 1 20, कितना निकल के आ जाएगा? 720। समझ में आया बात बबुआ? तो ये थे बिहार सिविल कोड का पार्ट 1। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा शायद ये सब होना चाहिए, मैंने बता दिया। और आप खुद अब डिसाइड कीजिए क्लासरूम प्रोग्राम से और इन जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस उसमें क्या सिमिलरिटी है कि नहीं है, खुद डिसाइड कीजिए। मुझे इस रिगार्डिंग कुछ नहीं कहना। चलिए इसकी 1 2 और सीरीज हम लाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि आपका जो क्लासरूम प्रोग्राम चला वो कितना सार्थक और ये क्वेश्चन कितने सार्थक, ठीक है। चलिए फिर, टिल देन बाय, थैंक यू।